एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 8 फरवरी का द हिंदू का न्यूज एनालिसिस और साथ ही साथ टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया है उसके बारे में हम एक छोटी सी एनालिसिस करेंगे और अपने ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को और एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ न्यूज एनालिसिस को भी आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। एग्जिस्टिंग लिमिट टू फिक्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इनफ। सो जो इसकी ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो डिस्कशन था, काफी समय से इस पे डिमांड आ रही थी कि इसको इसकी जो लेयर है उसको चेंज किया जाए, जो लिमिट है, इनकम लिमिट है, उसको चेंज किया जाए ताकि और सारे लोगों को कोटा मिल सके ओबीसी में। उसको उतना ही रखा गया, कोई चेंज नहीं किया गया है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री सेड इन पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे को ये बात उन्होंने बोली कि जो लिमिट है बोथ द पेरेंट्स ऑफ 8 लाख की, जो बोथ द पेरेंट्स में 8 लाख कमाते हो साल के, इससे ऊपर अगर जाएंगे तो कोटा नहीं मिलेगा। 8 लाख तक की जो लिमिट है वही रहेगी और इसको सेम रखा गया, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो पहली न्यूज ये थी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया रशिया कंटिन्यू डिस्कशन टू इवॉल्व अ पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट मैकेनिज्म किस रेफरेंस से बात हो रही है कि जो भी देश आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, एक नए तरीके का पेमेंट मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है। इसके ऊपर हम पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं जिसमें यूएस डॉलर्स को साइड लाइन करके बहुत सारे देश आपस में अपनी करेंसी या फिर अपनी करेंसी के अकाउंट्स खुलवा के दूसरे देशों में पेमेंट कर रहे हैं और ये मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। उस रेफरेंस में बात हो रही है किसकी? इंडिया और रशिया की। ठीक है। सो क्या कह रहे हैं? द कंट्रीज डेलिब्रेट ऑन पेमेंट्स इन थर्ड करेंसी। डेलिब्रेटली ये काम कर रहे हैं कि थर्ड करेंसी का मतलब हुआ कि यूजुअली हम ध्यान दें तो हम यूएस डॉलर्स में ही पेमेंट करते हैं, तेल की बात हो या किसी भी चीज की, क्योंकि मेजोरिटी देशों में यूएस डॉलर्स की एक्सेप्टेंस है और यूएस डॉलर्स फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी है। और करेंसीज पार्शली कन्वर्टेबल होती है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा कैपिटल अकाउंट है, वो कैपिटल अकाउंट है जो करेंसी का वो पार्शली कन्वर्टेबल है और करंट अकाउंट जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल है। सो दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन फिर भी इंडियन करेंसी जो है पार्शली कन्वर्टेबल है, यूएस डॉलर ऐसा नहीं है। ऐसा कई चीजें, ऐसी सेम चीजें और देशों के साथ भी है। बट अब क्या हो रहा है कि वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से, जैसे कि अभी की हालत क्या है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो उस केस में अगर इंडिया को एक्सपोर्ट करना है, इंडिया को पोटेंशियली एक्सपोर्ट करना है, तो उस केस में अपनी करेंसी में पेमेंट करना ज्यादा बेटर है क्योंकि यूएस डॉलर्स के प्राइसेस अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन करेंसी के, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू कम है, डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको ज्यादा डॉलर्स बाय करने पड़ते हैं पेमेंट करने के लिए। बस इतनी सी बात है। उसी के लिए पेमेंट मैकेनिज्म पे डिस्कशन चल रहा है, इवॉल्व पेमेंट मैकेनिज्म को। ठीक है। सो एंड सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया एज पोटेंशियल सोल्यूशन टू डिस्ट्रप्शन ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शंस। तो रशिया के रेफरेंस से बात हो रही है और हम जानते हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। Now, with bilateral payments still not streamlined against the backdrop of Western sanctions, especially for defense deals, India and Russia are set to hold bilateral financial meetings under the framework. So, defense deals को लेकर के और Western sanctions के आधार पर अब इंडिया और रशिया आर सेट टू होल्ड बायलेटरल, द्विपक्षीय फाइनेंशियल मीटिंग करने के फ्रेमवर्क को बना रहे हैं ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमीशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी एज पार्ट ऑफ ऑन गोइंग एफर्ट्स टू आयरन आउट अ मैकेनिज्म। ठीक है। इसके ऊपर वैसे बात हुई है कि ये जो मैकेनिज्म देश बना रहे हैं आपस में, देश आपस में पेमेंट करना चाह रहे हैं अपनी अपनी करेंसी में, जो ठीक भी है, लेकिन लॉन्गर रन में अगर आप यूएस डॉलर को साइडलाइन करेंगे तो कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने एक दिक्कत आपको बताई कि करेंसी पार्शली कन्वर्टेबल होती है। पार्शली कन्वर्टेबल का मतलब अगर आप करेंसी एक्सचेंज करते हो, सपोज आपको $100 की पेमेंट करनी है और आप अपनी करेंसी इसमें $100 के लिए सपोज करिए आपको ₹800 देने होते हैं सिर्फ $100 के लिए, फॉर एग्जाम्पल। सो उस केस में आपका जो अगर आप डॉलर पे जाते हो तो पूरा ₹800 एज इज आपको 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर अगर आपको रुपी में पेमेंट करनी हो या रूबल में पेमेंट करनी हो, जैसे कि जो करेंसी है रशिया की, तो कुछ करेंसीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ 800 कन्वर्ट नहीं करेंगी, 800 में से $750 ही कन्वर्ट होंगे और ₹50 आपके सर्विस चार्जेस या और भी टैक्सेस होते हैं कन्वर्जन में, वो कट जाते हैं। इसे कहते हैं पार्शली कन्वर्टेबल। सो यूएस डॉलर ही एक ऐसी करेंसी है जो फुल्ली कन्वर्टेबल है, इसलिए उसे पेमेंट करना आसान भी है और काफी सारे देश उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर डेवलप्ड देशों में देखें तो यूएस डॉलर्स का ही बोलबाला है। पर अभी फिलहाल के लिए बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहा है इंडिया रशिया के बीच। We have agreed on a mechanism and we are fine tuning it. Continuous discussion are on. Enhancing bilateral trade and sourcing from India is one of the discussion. ठीक है, क्लियर है। Another payment issue is transportation के लिए ऊपर भी
आने जाने का जो सामान रहे, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी माल ट्रांसफर होता है, उस केस में भी जो है पेमेंट की इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए ये चीजें लाई जा रही है। डिफेंस सोर्स हैव एक्सप्रेस कंसर्न रिगार्डिंग दिस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर इन यूक्रेन। ठीक है, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस आर अंडर डिस्कशन। तो क्या क्या हो गया, डिफेंस की बात हुई, फिर बात हुई ट्रांसपोर्टेशन की, फिर बात हुई इंश्योरेंस की। मतलब सारी चीजें जितनी भी इंडिया रशिया के बीच है उनके ऊपर पेमेंट मैकेनिज्म की बात है ना। बैंक टू कॉशस, अब बैंक के हवाले से क्या है, एक्चुअली पेमेंट तो होता है बैंक के मार्फत। अगर कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो बैंक तो आपका इन्वॉल्व होगा ही। तो उस केस में उन्होंने कहा कि हमने वोस्ट्रो अकाउंट्स खुलवा दिए हैं, हैव बीन ओपन्ड। द मैकेनिज्म ऑफ रूपी रूबल ट्रेड हैज बीन स्टैब्लिश्ड। ध्यान दीजिएगा, जो ये ट्रेड मैकेनिज्म डेवलप हुआ है रूपी रूबल ट्रेड, उसमें वोस्ट्रो अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस है। देख लेंगे वोस्ट्रो क्या होता है, बता दूंगी आपको। सो वोस्ट्रो अकाउंट अगर खुल जाता है तो उस केस में चीजें आसान हो जाएंगी। और वो कह रहे हैं कि मिस्टर एलिपॉव, जो रशिया से थे, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे रशिया को, उन्होंने ये बात बोली कि मैनी इंडियन बैंक्स आर ओवर कॉशियस यूजिंग दिस मैकेनिज्म, वुड नॉट इनवाइट एनी सेकेंडरी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द यूएस। वो कह रहे हैं कि ऐसे पेमेंट करने से कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगेगा यूएस की तरफ से, और आप ओवर कॉशियस ना हुई, बैंकों को रिलैक्स हो जाना चाहिए, बिल्कुल आसान सा काम है। एंड एडिंग दैट इट वुड टेक सम टाइम फॉर द नॉलेज दैट इट इज नॉट डिट्रीमेंटल फॉर इंडियन बैंक्स टू सिंक इन, और ये खराब नहीं है इंडियन बैंक्स के लिए। आफ्टर विच अ पोजिशन एक्सपेंशन ऑफ दिस मैकेनिज्म वुड बी सीन, और टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि वो उसका बेनिफिट क्या है। बजट डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी जैसे की बात आ रही थी कि पेमेंट कर दिया इतने अमाउंट का रशिया को। इंडियन एयरफोर्स हैज रिटर्न क्लोज टू 2370 करोड़ फ्रॉम द बजट एस्टिमेट रिवाइज एस्टिमेट। और बजट डॉक्यूमेंट से मेंशन भी किया गया है कि जो जो एस्टिमेशन है बजट का, शो दैट इंडियन एयरफोर्स हैज रिटर्न क्लोज टू, कितना वापस किया है, 2370 करोड़ रुपए वापस किया है इंडियन एयरफोर्स ने। So, official sources said that this was meant for payments to Russia as part of the committed liability, और ये पेमेंट हुई है रशिया को as per the committed liability. So, इतना सारा अमाउंट, सपोज करिए इतना सारा अमाउंट अगर आपको डॉलर में कन्वर्ट करना हो तो आपको इसका कितना परसेंट आप कन्वर्ट कर पाओगे, कि आपकी जो वैल्यू है इंडियन करेंसी की वो यूएस डॉलर में काफी कम है। काफी, यस, कम है। और भी करेंसीज है, इंडियन की करेंसी की बात हो रही है। विद रशिया बीइंग शट डाउन ऑन द ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम फॉर मनी ट्रांसफर, इंडियन रशिया हैव एग्रीड टू कंडक्ट पेमेंट्स थ्रू द रूपी रूबल अरेंजमेंट। क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम जो है बैंक्स का, जहां पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक्स टू बैंक्स, उसको स्विफ्ट सिस्टम कहते हैं। उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाए गए थे रशिया के ऊपर। तो बीच में रशिया चाइना का सिस्टम बैंक ट्रांसफर स्विफ्ट को यूज कर रहा था, लेकिन इंडिया और रशिया के बीच में ये भी एग्रीमेंट हो गया पेमेंट को लेकर के। हाउएवर दिस हैज लेड टू accumulation ऑफ इंडियन रुपीज इन द रशियन बैंक गिव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करते हुए अगर मैकेनिज्म दो देशों में बन जाता है तो क्या खराब बात है ना। वोस्ट्रो अकाउंट की बात जो बात हुई, उसका मतलब क्या होता है कि आपको जो पेमेंट सेटलमेंट करना है, मैकेनिज्म है पेमेंट सेटलमेंट का, कि आपका जो ऑथराइज इंडियन बैंक है, जिस बैंक में आपका खाता है, नीड टू ओपन स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट। मतलब आपका बैंक, सपोज करिए एसबीआई में आपका अकाउंट है, आपके आपका ही बैंक का खाता वहां के किसी फॉरेन एंटिटी के होल्डिंग बैंक में, होल्डिंग इन द इंडियन बैंक, जिसकी होल्डिंग्स हो इंडियन बैंक में, उनके अकाउंट में, उनके बैंक में आपके एसबीआई का एक खाता खुल जाएगा। उसे कहते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। सो ऑथराइज इंडियन बैंक नीड टू ओपन स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, कीप द फॉरेन एंटिटीज होल्डिंग्स इन द इंडियन बैंक। और इससे क्या होगा, वहां की किसी, या तो आपका एसबीआई का ब्रांच हो, सपोज करिए आपको यूएस में पेमेंट करनी है, यूएसए में, वहां के बॉस्टन में आपको पेमेंट करनी है फॉर एग्जांपल, तो बॉस्टन में या तो एसबीआई की ब्रांच हो, डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हो। पर अगर आपकी ब्रांच नहीं है तो आप एसबीआई की होल्डिंग्स के हिसाब से, कि फॉरेन एंटिटी की होल्डिंग के हिसाब से, आप होल्डिंग का मतलब ऐसे मानिए, होल्डिंग हटा दीजिए यहाँ से, सीधे सीधे वहां की XYZ बैंक है, उसमें एसबीआई ने एक अकाउंट खोल दिया, आपके नाम से, उसे कहते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। और अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सीधे उस वोस्ट्रो अकाउंट में पेमेंट कर सकते हो अपनी एसबीआई के मार्फत। आप एसबीआई ही पेमेंट करेगा आपका, लेकिन किसी और एंटिटी के अंडर आपको पेमेंट वो करेगा, इसे कहते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है,
ऑयल स्टिल नीडेड वाइल वर्ल्ड ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी सिस्टम। ये किसने कहा? हमारे जो यूएई के जो सुल्तान अल ज़ैबर, द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ऑफ द नेक्स्ट यूएन समिट ऑन क्लाइमेट चेंज। हम जानते हैं कि कोप 28 की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो यूएई में होने वाली है, और क्योंकि यूएई एक तेल प्रधान देश है तो उन्होंने इस बात को कहा कि तेल की जरूरत अभी भी है, ऑल्दो हमारा ट्रांजिशन चल रहा है क्लीन एनर्जी की तरफ, लेकिन फिर भी हम तेल को और गैस को एकदम दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते। वी कांट प्लग current system before we have built the new one, says COP28 president designate, pushing for investment in the decarbonization। उन्होंने कहा कि हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए डीकार्बनाइजेशन में, लेकिन फिर भी तेल की जरूरत तो पड़ेगी ही। Despite the impressive growth of wind and solar power, renewable energy by itself will not be sufficient, particularly to transition इंडस्ट्रीज दैट आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल। जो इंडस्ट्रीज फॉसिल फ्यूल पर बिल्कुल डिपेंडेंट हैं, उनके लिए एकदम से चेंज कर पाना मुश्किल है। ऑल्दो हम सब चाहते हैं कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ पहुंचे, ग्रोथ ऑफ विंड सोलर और रिन्यूएबल की तरफ हम बात होती रहती है, चल भी लोग काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं देश बहुत बड़े काम कर रहे हैं और इंडिया भी इसमें शामिल है, लेकिन फिर भी हम एकदम से चेंजेस नहीं ला सकते। इसकी बात उन्होंने मेंशन की क्योंकि यूएई विच होल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व, उसके पास इतना तेल और गैस है, अगर सब सारे के सारे देश एकदम से चेंज हो जाएंगे तो उनसे तेल और गैस कौन लेगा? तो इस हवाले से भी बात अपने आप में वाजिब है। न कार्बन फुटप्रिंट की उन्होंने बात की कि पुश फॉर मोर इन्वेस्टमेंट इन मिनिमाइजिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ हाइड्रोकार्बन। उन्होंने कहा कि कार्बन फुटप्रिंट को जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि पुश फॉर मोर इन्वेस्टमेंट इन मिनिमाइजिंग द कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब समझेंगे हम, तो उन्होंने कहा कि जो हमें जो क्लीन एनर्जी के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना है, साथ ही साथ हमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है। उन्होंने कहा, ये कहा जो कि इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है बेंगलुरु में, उसमें उन्होंने ये बात मेंशन करी। Now, but spending on these fundamental enablers of decarbonization is less than 5%, and what is spent on renewables। मतलब जो ये फंडामेंटल्स पे जो डिकार्बनाइजेशन में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 5% है, लेस देन 5% है। व्हाट इज स्पेंट ऑन रिन्यूएबल्स, ठीक है, तो उसको इनहांस करने की जरूरत है। दिस मस्ट चेंज, एंड दिस व्हेन इट कम्स टू चेंज इट आल्सो अप्लाइज टू द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब समझते हैं कार्बन फुटप्रिंट जो कहते हैं वो क्या चीज है। अ कार्बन फुटप्रिंट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दैट आर जनरेटेड बाय आवर एक्शन। मतलब हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं उनसे जितना भी ग्रीन हाउस गैस निकलता है, बनता है, और मीथेन बनती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस के कुछ कुछ नाम है, और भी नाम है इसके अंदर, उसी को कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो ये कैसे बनते हैं? हम फ्यूल से, पर्सनल जो एमिशन हम करते हैं, गैस, रिसाइकलिंग, वेस्ट, ऑफसेट्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, एमिशन, वाटर, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जित करती रहती हैं, और इसी को कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट पर पर्सन आता है यूएस के ऊपर, which is 16 ton। मतलब average carbon footprint for a person in the US is 16 ton, one of the highest rates in the world। सबसे ज्यादा जो कार्बन फुटप्रिंटिंग है लोगों की पर पर्सन वो यूएस में है। नाउ एज पर आर डेटा, जो हमको अचीव क्या करना है, 2070 तक इंडिया हैज प्रॉमिस टू कट इट्स कार्बन एमिशन टू नेट जीरो बाय 2070, albeit missing the goal of reaching the target by 2050। तो 2050 तक करना था, उसको एक्सटेंड करके 270 तक कर दिया, 2070 तक किया गया है। इसको अचीव करने के लिए हमको ये सारे स्टेप उठाने की जरूरत है। कार्बन एमिशंस को लड़ना है, हमें कार्बन फुटप्रिंट को ध्यान में देना है, कार्बन सिंक बनाना है, साथ ही साथ ग्रीन हाउस जो जीएचसी को कम करने के लिए हमें स्टेप्स उठाने हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ काम करना है। सारी चीजें प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मैंने इसको आपको दिखाया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो मेन टारगेट है उसको दिमाग में रखते हुए कार्बन कैप्चर, ध्यान दीजिए, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इसको ध्यान में रखते हुए CCUS बोलते हैं इसको, इसके ऊपर काम करना है, और इसलिए इंडिया को इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, तभी इंडिया इन्वेस्टमेंट मांग भी रहा है। अगर अभी आपको याद हो कि जेईटीपी की बात होती रहती है, जिसमें उसको बाहर के डेवलप कंट्रीज इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, इंडिया का नेक्स्ट ट्रांच है, पहले साउथ अफ्रीका को मिल चुका है। सो अगर वो पैसे हमको मिलते हैं, अभी इसमें ब्लॉक लगा हुआ है क्योंकि हमारे पास रोड मैप नहीं है, तो अगर हम उसको जस्टिफाई कर पाते हैं तो फंडिंग मिलेगी, और उसके साथ हम इन चीजों को अचीव भी कर पाएंगे। नाउ टॉप टू CO2 एमिटिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं 2020 तक की, जिसमें यूएस पहले है, चाइना, रशिया, जर्मनी, यूके। चाहे ये 5 देश पहले, अगर आप देखें कि यूएन के परमानेंट मेंबर्स में भी ये देश आते हैं। सो सबसे ज्यादा जो है वो यूएस, चाइना, रशिया के नंबर्स आते हैं, जिसमें ये तो खैर पुराना डेटा है, लेकिन फिर भी अभी भी अगर आप सर्च करेंगे तो भी यूएस का नंबर टॉप पे है। ना इसके बाद समझते हैं कि कार्बन सिंक की जो भी बात होती रहती है, कार्बन सिंक क्या होता है। कार्बन सिंक इज एनीथिंग
विच एब्जॉर्ब सिग्निफिकेंटली मोर कार्बन देन इट प्रोड्यूसेस। मतलब ऐसा कोई सिंक बनाना जहां पे सारा कार्बन आके इकट्ठा हो जाए, एब्जॉर्ब कर ले उसको। वो कोई भी चीज हो सकती है, बट प्राइमरली जो नेचुरल कार्बन सिंक होते हैं वो फॉरेस्ट, ओशन और सॉइल हैं, जो नेचुरली कार्बन सिंक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन को वातावरण से। और ट्रीज स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब एज मच एज 20 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर हेक्टेयर ईच ईयर। तो इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। सबसे बड़ा कार्बन सिंक अमेजोन रेन फॉरेस्ट में होता है, आर सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इफेक्टिव कार्बन सिंक्स। ठीक है ना। कार्बन साइकिल को हम समझते हैं, कार्बन साइकिल हम जानते नहीं जानते, जानना जरूरी है प्री मेंस दोनों के लिए, कि जो भी हमारा फोटोसिंथेसिस पेड़ करते हैं उनसे जो भी कार्बन क्रिएट होता है वो और जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेस्ट होता है, चाहे वो एनिमल से हो, पेड़ों से हो, वो जाके अल्टीमेटली क्या बनता है, डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। और उसके बाद वो फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल बनते हैं, क्योंकि हर चीज एक समय के बाद कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। सो उसके बाद ये फिर से जाके फ्यूल की तरह हम इसको निकालते हैं और अपनी फैक्ट्रीज में अपने लिए यूज करते हैं, और फिर से हम कार्बन क्रिएट करते हैं। और ये कार्बन पेड़ पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट में अपना खाना बना के, फोटोसिंथेसिस में, एनिमल रेस्पिरेशन भी इसमें आता है कार्बन में। और फिर जाकर के जब ये चीज डेड हो जाती है, फिर जाके वो एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी को कार्बन साइकिल कहते हैं। थोड़ा और एलिब्रेट करना चाहें तो आप ज्योग्राफी के वाले एस्पेक्ट में जहां प्रिपरेशन करते हैं, इकोसिस्टम वाले, इकोसिस्टम या इकोलॉजी में जो प्रिपरेशन आप प्री के करते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, प्री के इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कार्बन साइकिल समझना जरूरी, कार्बन साइकिल जरूरी है। अगर कार्बन साइकिल नहीं होगी तो जितना जितना परसेंटेज का हम फॉसिल फ्यूल आज यूज कर रहे हैं ना, ऑयल और गैस की जो हम बात करते हैं, वो कहाँ से आता? अगर ये कार्बन ना बनता, अगर ये डिग्रेडेशन ना हो, और ये सारे जो पेड़ हैं, जानवर हैं, वो डेड होकर के, इंसान भी उसमें आता है, तो अगर वो डेड होकर के ये कार्बन ना बने तो फिर हमें फ्यूल कहाँ से मिलेगा? तो कार्बन जरूरी है जीने के लिए, बट हम उसका ज्यादा यूज कर रहे हैं, उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारी प्रकृति पे इफेक्ट आ रहा है, क्लाइमेट पे इफेक्ट आ रहा है, वो एक सवाल है ना। सबसे ज्यादा ग्लोबल कार्बन स्टॉक्स जो हैं, जहां पे कार्बन इकट्ठा होती है, एब्जॉर्ब की जाती है, वो कहाँ है? इस पे एक सवाल प्री में बन चुका है पहले भी। तो सबसे ज्यादा जो कार्बन स्टॉक इन पूल्स शोन इन द गीगाटन, गीगाटन में दिखाया गया है कि सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ होता है। सबसे ज्यादा होता है डीप एंड इंटरमीडिएट ओशन। ओशन सबसे ज्यादा कार्बन को घसीटता है, सिंक करता है या फिर लेता है। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद आते हैं सॉइल एंड वेजिटेशन, उसको लेते हैं। फिर उसके बाद आता है परमाफ्रॉस्ट, जो वाष्प है, जो हवा में कण है पानी के, वो लेते हैं। सरफेस ओशन लेता है 900। उसके बाद आप देखें एटमॉस्फेयर लेता है 839, इंडस्ट्रियल एमिशन करता है 385, लैंड यूज एंड लैंड यूज चेंज करते हैं 185। तो अगर आप देखें, अगर सवाल बने कि सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ पर होता है, तो पहला आएगा ओशन, उसके बाद आएगा सॉइल एंड वेजिटेशन, तीसरा आएगा पर्माफ्रॉस्ट, उसके बाद आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि जब कार्बन सिंक में कहा गया कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, ओशन और सॉइल लेते हैं, तो उसमें नंबर्स किसके ज्यादा हैं, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है सीतारामन सिग्नल्स रेडीनेस टू रिव्यू 28% जीएसटी ऑन सीमेंट। उन्होंने कहा कि हम जीएसटी में, सीमेंट पे जो जीएसटी है 28% का, उसको रिवाइज करने की बात सोच रहे हैं। और अगर हुआ तो हम जो ग्रीन बैरियर है उसको क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि 28% जो जीएसटी है वो हम जीएसटी काउंसिल में भी लेके जा सकते हैं। और एक न्यूज आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है, उसमें उन्होंने एक बात मेंशन करी, इसमें इस आर्टिकल में लिखा है कि उन्होंने कहा कि ग्रीन बैरियर से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने और साथ ही साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें काम करना है। तो सिर्फ हम उन पे डिपेंडेंट ना रहते हुए 28% जीएसटी जो लगा हुआ है, शायद उसको हम रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेंशन भी तो करना है। एक्सपेंशन कैन नॉट बी ओनली फॉर मॉनेटरी, फॉर डिमांड कंसिडरेशन। टू क्रॉस अ ग्रीन बैरियर यू डू नॉट नीड जस्ट अ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट यूज टेक्नोलॉजी दैट इज एसडीजी कंप्लायंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए हमको सीमेंट पे के जो जीएसटी को रिवाइज करने की बात है। और अगर जरूरी होगा तो ग्रीन बैरियर जो होता है, ग्रीन बैरियर क्या है कि आपको एक लिमिट के ऊपर जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए चीजों को यूज करना, तो उसको भी क्रॉस करने की बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी और एक्सपैंड होगी, इस पे एडिटोरियल्स आएंगे, तो उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब फिलहाल के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जीएसटी के जो सीमेंट पे जीएसटी है वो रिवाइज हो सकता है।
अब हम डिस्कस करते हैं टर्की एंड सीरिया में जो अर्थक्वेक आया है उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि वो इतना सीवियर क्यों था, कारण क्या था, उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम जानते हैं कल से परसों शाम से ये न्यूज चल रही है कि वहां पे बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया है और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो कल तक की न्यूज है। जब मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया था गार्डियन की वेबसाइट से, तभी अपडेट आया था। अभी नंबर्स और बढ़ गए हैं ना। उस कल ही की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान टाइम्स में भी नंबर ये मेंशन था, साथ ही साथ और न्यूज पेपर्स इसको छाप रहे हैं। आप भी इसको गो थ्रू कर सकते हैं गूगल पे जाके। नाउ समझने वाली बात ये है कि जो एपिसेंटर 6 फरवरी की बात है, जो एपिसेंटर जो लिया जा रहा है गाजियनटेप एक जगह है, वो एपिसेंटर था जिसमें 7.8 मैग्नीट्यूड का क्वैक स्टार्ट हुआ और 17.9 किलोमीटर की उसकी कवरेज थी और काफी डिजास्ट्रस था। टर्की और सीरिया के आसपास की पूरे प्रोविंसेस पे इसका अटैक हुआ और जिसकी वजह से काफी लोगों की जाने गई। ना इसको छापने वाला था यूएसजीएस, जो मैं हम कल डिस्कस कर चुके हैं अपने न्यूज एनालिसिस में। ना अगर आप थोड़ा सा और ज्योग्राफी में जाएं तो हम देखेंगे कि एनाटोलियन प्लेट है, दूसरा हम नाम ले रहे हैं अरेबियन प्लेट का, और तीसरा है अफ्रीकन प्लेट। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स का ही बड़ा रोल है इन भयंकर अर्थक्वेक्स को बनाने के पीछे। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मैन मेड डिजास्टर इतना भयंकर नहीं हो सकता, अगर है तो वो दूसरे लेवल का, नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है। पर अगर नेचुरल डिजास्टर की हम बात करें तो उस केस में जो टेक्टोनिक प्लेट्स का एक बड़ा रोल रहा है बड़े बड़े अर्थक्वेक्स बनाने में। अगर हिस्ट्री में हम जाएं, टाइमलाइंस अवेलेबल है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर ऐसा है। तो उस पे एक रीजन है कि जो एनाटोलियन प्लेट है और अरेबियन प्लेट है, ये आपस में फॉल्ट लाइन, ये दिख रहा है आपको, फॉल्ट लाइन है एक्चुअली, ईस्ट ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट लाइन। तो यहाँ पर जो है भयंकर जो है, यहाँ पर इसके पास ही वो एपिसेंटर है और यहाँ पे फॉल्ट लाइन पे भयंकर जो है एक क्वैक स्टार्ट हुआ और फर्स्ट क्वैक 7.8 मैग्नीट्यूड का था और उसके बाद वो स्प्रेड हुआ। तो जो अरेबियन प्लेट है और एनाटोलियन प्लेट है, ये आपस में भिड़ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं समय के साथ मूव करती रहती हैं और मूवमेंट की वजह से जब ये ज्यादा एक दूसरे में सबमर्ज होती हैं या हिट करती हैं आपस में, तो वहां पर भूकंप के प्रोन इलाके होते हैं और टर्की भी उसी में ही आता है, टर्की और सीरिया के आसपास के इलाके। कहा जा रहा है कि इन दोनों प्लेटों के टकराने की वजह से, जिसमें अफ्रीकन प्लेट भी आती है, तो अफ्रीकन एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के टकराने की वजह से बड़ा फॉल्ट लाइन हिट हुआ और उसके बाद ये भूकंप आया। अब समझते हैं कि क्या अवेलेबल है डिफरेंट वेबसाइट्स पे। दिस एरिया ऑफ टर्की इज प्रोन टू earthquake as it lies at the intersection of three of the tectonic plates that make up the earth crust। ठीक है, 3 प्लेटें हैं इसमें जुड़ी हुई, अफ्रीकन, एनाटोलियन और तीसरी है अरेबियन प्लेट। अरेबिया इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स इनटू यूरोप। ध्यान दीजिए, अरेबिया इज मूविंग, ये जो प्लेट है वो इस तरफ मूव कर रही है, एंड कॉजिंग द एनाटोलियन प्लेट विच टर्की सिट्स ऑन टू बी पुश्ड आउट वेस्टवर्ड, ईस्ट और वेस्ट। और एनाटोलियन प्लेट इस तरफ जा रही है, इसको हिट कर रही है यहाँ से और ये इस तरफ हिट हो रही है। The movement of the tectonic plates build up pressure on fault zones at their boundaries. It is a sudden release of their pressure that causes earthquake and ground shaking। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि ये जो अरेबियन प्लेट है इस तरफ हिट कर रही है और ये धक्का दे रही है इस तरफ, तो ये प्लेट यहाँ मूव हो रही है। लेकिन ये जो धक्का है वो छोटा मोटा धक्का नहीं है, एक बड़ी फॉल्ट लाइन इनके बीच में है जहां पे अर्थक्वेक क्रिएट हुआ। Now, earthquakes are usually caused when underground rock suddenly breaks and there is a rapid motion along the fault। तो fault line जो है उसके आसपास अगर कोई बड़ा ब्रेक होता है या बड़े बड़े चट्टाने टकराती हैं आपस में रैपिड मोशन में, तो ये सब जो एनर्जी क्रिएट होती है वो सिस्मिक वेव्स की तरह यहाँ मूव करती है, जमीन हिलती है और भूकंप आता है। नाउ इतना सीवियर क्यों था ये? सीवियर इसीलिए था, कारण इसका ये बता रहे हैं, द ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ये ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है कि कौन सी तरीके का फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ था। दैट वाज स्ट्राइक स्लिप, मतलब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन वाला। 3 तरह के टाइप समझते हैं हम, एक्सटेंशन, कंप्रेशन और उसके बाद ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि ये इधर और ये इस तरफ मूव कर गई। ये जो डिजास्टर क्रिएट हुआ, एक तो हम समझते हैं एक्सटेंशन मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही हो प्लेट, कंप्रेशन में क्या एक दूसरे की तरफ आ रही हो, ये वाला है। और ये जो थ्रस्ट वाला है, सबमर्जेंस वाला, ये भी नहीं था, तो ये वाला है जिसमें स्ट्राइक स्लिप में क्या होता है कि दोनों प्लेट एक दूसरे के वर्टिकली मूव कर रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, नाउ इन दोज सॉलिड रॉक्स प्लेट्स आर पुशिंग अप अगेंस्ट ईच अदर अक्रॉस अ वर्टिकल फॉल्ट लाइन, बिल्डिंग स्ट्रेस until all finally slips in horizontal motion, releasing a tremendous amount of strain that can trigger एन अर्थक्वेक। और ये बड़ा कारण था और ये पूछा भी जा सकता है, ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें क्या हुआ, लेकिन हमको पता होना चाहिए कितने टाइप के फॉल्ट लाइंस डिजास्टर्स बनते हैं
उसमें ये स्ट्राइक स्लिप का जो ट्रांसफॉर्म वाला टाइप है वो हिट हुआ इस बार। नाउ इसकी जो टाइमलाइन है, जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी टाइमलाइन है, इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे पहले भी बहुत घातक डिजास्टर या अर्थक्वेक हुए हैं, काफी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर भी ये हुए हैं और हमारी जानकारी के थोड़ा बहुत हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा न्यूज एनालिसिस और अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा हमने और जाना। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस, तो प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।